ये क्या नया शुरू किया तुम लोगों ने? सर ये अरे हम वैभव का कैल्विन के बनाया हुआ बच्चे कुछ दिन भी है। नया शुरू कर सकते हैं। वैभव कैन स्टार्ट एनीथिंग, ही इज प्रो ऑन ऑल दिस। सर ये लास्ट डे है सर, इसमें ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, वरना कल परसों से स्कूल स्टार्ट हो गए। अच्छा, जैसे में जा दिल्ली कौन हो रहे रही है। हैं? सर सर एक हमारे तो फरवरी नहीं हुए। सर हमारे स्कूल वाले कह रहे 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, आना ही पड़ेगा स्कूल। इनसे तो मैंने चले तकलीफ जाओ, तो क्या वैसे दिक्कत है काफी। स्कूल में जाने में? सर वैसे होगा क्या है स्कूल में? कुछ नहीं। क्या हुआ? अब टाइम भाई, वेस्ट। नहीं टाइम वेस्ट क्यों होगा? ये सर ऐसे ही होता पढ़ाई है। सर होगी मेरे स्कूल में लेकिन। तो भी वीक बच्चों को सर बुलाते हैं। हमारे स्कूल में तो खूब अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ प्रैक्टिकल्स के लिए बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वो दिखा देंगे ना। हाँ 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 हाँ। यस सर, प्रैक्टिकल के लिए आईटी का प्रैक्टिकल भी मेरा होगा। तो सर पता नहीं क्या ही होगा। मैं तो प्रैक्टिकल वगैरह करा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप करो ना, आप देख लेना, क्या दिक्कत है? सर हमारा तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि ग्रुप 1 वाले बच्चे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आएंगे, और सर जो बाकी बच्चे हैं ग्रुप 2 में वो सारे सर टीटीएस में आएंगे। हाँ, ऐसा ही होता है यूजुअली, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज पे बुलाने का रीजन ये है ना कि कम गैदरिंग हुई तो ज्यादा लोग आ सकते हैं, मतलब यस सर। डेज पे, क्योंकि प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल डेट। क्योंकि अभी भी ना वैक्सीन के बावजूद भी, पहली बात तो हम लोग के पास अभी वैक्सीन का ऑप्शन है नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, लेकिन हाँ, वैक्सीन के बावजूद भी हमारे पास ये है कि हमें वो भी 80% तक ही क्योर करेगा, तो हमें उसके उससे भी थोड़ा सा सावधान रहना है कि भाई चीजें हमारे पास भी, मतलब प्रिकॉशन रहना है, मास्क वास्क लगा के एंड एवरीथिंग। सर ऐसे कोविड में भी सर जो टेस्ट के सेंटर होते हैं ना अलग अलग एग्जाम के, उनके टॉयलेट्स इतने गंदे हैं। मतलब 17 तारीख को आईक्यूएम देने गया तो उसमें टॉयलेट, जब मैं गया पहले तो जाने नहीं दिया मेरे को 40 मिनट तक। 40 मिनट बर्बाद करा दिए मेरे। और जब मैं गया तो देख रहा हूँ कि टॉयलेट अपने फ्लोर पे है नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ा था। और मतलब गंदा था वो टॉयलेट काफी ज्यादा। ऐसा बहुत एक्चुअल मुश्किल। में इसलिए है ना कि क्योंकि एक तो स्टाफ की कमी है, ऊपर से जो आ रहे होंगे वो भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे सफाई वफाई में, राइट? कौन करना चाह रहा है इतने दिन से अपना काम? जो लोग घर पे आराम से बैठे थे, अब अचानक से उन्हें काम करना पड़ेगा, तो ये भी तो एक इशू है। हालत खराब हो गई नहीं थी सर। ठीक है, थोड़ा सा देखो, वापस से सब कुछ उसमें आना है, सब लोग अपना प्रिकॉशन ध्यान रखना भाई। देखो, बाहर बाहर निकलना ना, अगर निकलना पड़े तो थोड़ा सा मास्क वास्क सैनिटाइजर वगैरह लेकर के, ठीक है? स्कूल्स में भी शुरू करें बच्चों? यस सर। यस सर। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट शुरू शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट पढ़ना शुरू करते हैं? यस सर, कहाँ तक पढ़ाया इंट्रोडक्शन था हो बेटा? गया था सर। सर इनकम अच्छा, व्हाट एंड, डेवलपमेंट प्रोसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये बताया था मैंने, ये तो बता दिया था। यस सर ये भी हो गया यस था। सर। इनकम एंड अदर गोल्स नेशनल डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो कौन शुरू करेगा? सर मैं करूं? चल आर्यन, ठीक है। ओके सर। National development. If individuals seek different goals, then their national development is also likely to be different. It is very important to keep uh, a mind that different persons could have a different as well as confiscating nations of a country's development. Different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development, and national development means thinking about acceptance of ideas by people, benefit reach to a large number of people, fair and just path for all. देखो क्या होता है, अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना डिफरेंट गोल्स रखेगा तो उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट की वैल्यू भी अलग अलग तरीके से होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का गोल है कि उसे अमीर आदमी बनना है, तो उसके हिसाब से होगा कि भाई पूरा इंडिया में पैसा आए अच्छे से, और मैं भी अमीर आदमी बनूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी को पढ़ा लिखा बनना है, किसी को एजुकेशन में आगे जाना है, तो वो ये चाहेगा कि टोटल इंडिया का जो ग्रोथ है एजुकेशन का वो बढ़े, एजुकेशन रेट बढ़े,
और एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा बढ़े, अच्छे अच्छे कॉलेजेस आए ताकि उसे भी अच्छी एजुकेशन मिले, राइट? So different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. ये सिंपल सा बात है, मैं जो समझाना चाह रहा था कि भाई अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गोल भी हो सकते हैं, और खासतौर से वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी के आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो, कि कोई चाहता हो कि भाई अगर एटॉमिक पावर्स अच्छी हो जाए किसी कंट्री के पास, और तो कोई चाहता हो कि एजुकेशन अच्छा हो जाए, राइट? तो सब कुछ वो भी हो सकता है। दूसरा, नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज बाय पीपल, बेनिफिट रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। देखो, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि यहां पर आइडियाज ऑफ पीपल की बात है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का, जैसे कि मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता था। ही सेड कि जब बाबू जगजीवन राम उनके पास गए पूछने के लिए कि भाई हम सरकार में जा रहे हैं सर, और मैं बापू आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, तो आप मुझे कोई एक सलाह दो, गिव मी सम एडवाइस कि मैं कैसे चीजों को आगे फ्यूचर में करूं। तो महात्मा गांधी सेड कि एक काम करना बाबू, जब भी आप कोई नियम बनाने वाले हो तो आप ऐसा करना कि उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता है, यानी सबसे गरीब तबके का आदमी है, और आप ये सोचना कि जो आप नियम बनाने वाले हो, या जो नियम हटाने वाले हो, या जो नियम ऐड करने वाले हो, एडिट करने वाले हो, या कुछ भी स्टेप लेने वाले हो, उससे उस व्यक्ति के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी पेट्रोल का रेट्स को बढ़ाने वाले हो या टमाटर के रेट घटाने वाले हो, तो क्या सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो यू डू इट, और अगर नहीं पड़ेगा तो यू प्लीज लुक फॉर अल्टरनेटिव्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो पहले तो ये चीज है कि जो हर एक व्यक्ति है उसके साथ क्या हो, एकदम जस्ट उसके लिए रास्ते हो, उसके एकदम फेयर पाथ्स हो उसके सामने, कि वो एक इक्वल स्टेज पे आकर के चीजों को बेनिफिट कर पा सके, ठीक है? और वो अपना भी पार्ट प्ले कर सके, ठीक है? ये सर बुक के ना दिया हुआ है गांधी जी वाला। सर बुक में से दिया हुआ है सर, गांधी जी टाइम वाले तालिबान वाले। सर देखा था मैंने। अच्छा, चलो पढ़ाओ, बच्चा आगे पढ़ो। आर्यन, How to, yes sir, how to compare different countries or states. For comparing countries, their average income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher average income are more developed, and others with less income are less developed. Average income is equal to total income upon total population. The average income is also called per capita income. For comparing countries, the average income is considered to be one of the most important attributes. क्या होता है कि लोग देशों की तुलना करने के लिए उनकी एवरेज इनकम के बारे में तुलना करना शुरू कर देते हैं कि हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम देश का कितना है, ठीक है? कंट्रीज विद हायर एवरेज इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड अदर्स विद लेस इनकम उनको हम कम समझते हैं। जैसे कि अगर एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री में 10 लोग हैं और उसकी टोटल इनकम 100 रुपए है, सो we'll divide 100 by 10, तो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी, राइट? यस सर। यस इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है? नाउ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012, इट इज बॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट लाया था, ठीक है? हाई इनकम कंट्रीज जो हैं उनका यूएस डॉलर का पर एनम इनकम है $12,276 पर एनम, और लो इनकम जो कंट्रीज है वो 1000 के आसपास है पर एनम। इंडिया कम्स इन लो मिडिल इनकम, क्योंकि हमारी जो इनकम थी 2010 में लगभग 1300-1400 के आसपास थी, 1350, 1340.4। ये थोड़ा बढ़ा हुआ इनकम आ गया है बाद में, ठीक है? तो वैल्यू आपका एनसीईआरटी की बुक में इसका शायद डिफरेंट दे रखा होगा, ठीक है? प्रीवियस वाला दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। कौन सा दिया रखा है सर? प्रीवियस ईयर का दिया होगा ना सर? हाँ, बिल्कुल। हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन पूछना था कि सर इंडिपेंडेंस से पहले सर
जितनी भी करेंसीज थी सर और कंट्रीज की, यूरोस और डॉलर्स और रुपीस, सर ये सब इक्वल थे पहले इनकी वैल्यू? बेटा तुम्हारी आवाज मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। इंडिपेंडेंस के पहले करेंसीज थी क्या, उसके बाद क्या है, जोर से बोलो। सर वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस से पहले करेंसी से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे यूरो और सर अपनी रुपीस और डॉलर वगैरह सर इक्वल थी सारी। देखो पहले क्या ना, इस तरह की कंपैरिजन नहीं होता था कि किसके यहाँ की करेंसी किस तरह की, क्योंकि पहले गोल्ड बेस पर चलती थी चीजें, ठीक है, गोल्ड के रुपीस के उस पे। हाँ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस के समय पर $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर थी, और फिर उसके बाद चूंकि हम लोगों ने शुरुआत ही तब से की थी कि हमारा ₹1 जो है, ये जो अब भारत सरकार, उससे पहले भारत सरकार के जो रुपए थे वो अलग थे ना, उसके बाद नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब बनी है ना, पहले तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी नहीं, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, राइट। तो Yes, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, उसने अपने रुपए बनाए और उसने कहा कि हमारे रुपए की वैल्यू $US के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जितना फिर वो इनफ्लो आता रहा, बाहर का पैसा जैसे जैसे इंडिया में आया तो बढ़ेगा। सर आपकी सर की स्क्रीन और आवाज दोनों बंद हो गई। कनेक्शन। इसके पीछे तो बहुत ही दूर का कनेक्शन है। सर का क्या हुआ? इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई शायद। यूएस वालों को अच्छी नहीं लगी ये बात। मैं तो कह रहा हूँ केल्विन का 11th का मॉड्यूल है ना, उसमें कॉन्जुगेट वाले टॉपिक से पहले का जितना भी है उसमें सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर लो, होमवर्क की कमी पूरी हो जाएगी। अभी करनी क्यों है सर, बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रहे सारा प्रैक्टिस? सर अरे भाई सर चाहते हैं कि हम लोग को कोई दे। भाई हाँ बोर्ड वही पे तो। कि कल सर ने एक्स्ट्रा में क्या कराया था, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में क्लास लेफ्ट हो गई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स कराया था, आयोटा और उसके इंटीग्रल पावर्स। मतलब यही कराया था और बाकी कुछ नहीं, आइडेंटिटीज वगैरह। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हुआ था, उसमें कुछ डाउट्स भी डिस्कस हुए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और जो होमवर्क दिया था ना 25 क्वेश्चन का, उसका भी डाउट डिस्कस हुआ था। मेरे को तो बढ़िया ही लग रहा है। सर हमें आईओएमओ की तैयारी करा रहे हैं। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था यार तब तक क्या। ये सर अब ठीक हो गए थे अगर यस सर, अब तो हाँ नॉर्मल सी तो बात है। चलो, मैं एक्चुअल में प्लग तो लगा दिया मैंने उसमें जो वायर होता है, और प्लग ऑन करना मैं भूल गया, और ये धीरे धीरे बंद होता चला गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको बैटरी पे। सर ये तो मैं रोज ही ये करता तो हूँ। बहुत होता है, ये तो बहुत होता है। ये तो मैं मम्मी का फोन चार्ज में लगा के और उसके बाद ऑन ही नहीं करता हूँ, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। चलो तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, ठीक है। तो अदर क्राइटेरियाज में क्या क्या है, क्या देखना है उसका, ये थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। हमारे पास कंपैरेटिव डाटा है पंजाब, केरला एंड बिहार का, राइट। तो हम देखते हैं कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं या बच जाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो उसका अगर हम रेट देखें तो पंजाब में 34 आउट ऑफ 1000 है, यानी लगभग
3.4 यानी 100 में से लगभग 3 से 4 बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते। केरला में ये 13 है, लगभग 1.5 बच्चा। आप 1.5 बच्चा तो नहीं करेंगे तो हम 1000 से उसको समझते हैं, ठीक है। और बिहार में लगभग 50 बच्चे यानी 5 बच्चे के आसपास 100 में से नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 2011 में अगर हम करंट देखें तो पंजाब का 77% के आसपास है, केरला इज 94%, बिहार इज 64%, ठीक है। अगर हम अटेंडेंस रेशियो की बात करें फॉर क्लास 1 to 6 तो पंजाब में 82% है, केरला में 90+% है और बिहार में 72% के आसपास है। तो हमें ये एक झलक देख करके क्या लगता है कि जो एरियाज जो हैं जो जहां पर एजुकेशन का रेट अच्छा है, जहां पर लिटरेसी रेट अच्छा है, फॉर एग्जांपल केरला को अगर हम देखें तो 93% है, उसके बाद फिर पंजाब है, उसके बाद फिर बिहार है, राइट। तो हाईएस्ट केरला है। तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जहां पर है वहां पर सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जहां पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो जानते हैं कि सैनिटेशन रखना है, साफ सफाई रखनी है, चीजों को कैसे रन करना है, तो मोर्टेलिटी रेट वहां पर कम है, ठीक है। जहां 1000 में से सिर्फ लगभग 13 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वहीं बिहार में हम देखें तो लगभग 50 है। तो ये कितना गुना हो गया, 3 टाइम्स से भी ऊपर हो गया लगभग, ठीक है, 4 टाइम्स के आसपास हो गया। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। ऑलराइट, तो चलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आपको तो सब कुछ सुमन कुमार। इस चीज को याद है, करना तो आप ही को पड़ेगा। अच्छा विशेष बेटा, तू ही पढ़ दे चल। Okay, sir. Some comparative data on Punjab, Kerala, and Bihar. Explanation of some of the terms used in the table. Infant mortality rate, or IMR, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in their particular year. Literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. Net attendance ratio is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group. से नीचे कर दीजिए। पढ़ो बेटा पढ़ो। ओके सर। सर पढ़ना है सारा ये वाला पब्लिक फैसिलिटी? हाँ बेटा पढ़ना है। ओके सर। How is it that the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Income itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines. Actually, for many of the important things in life, the best way is to provide these goods and services collectively. In India, Kerala has a low infant mortality rate because it had adequate provisions of basic health and education facilities. Public distribution system (PDS), health and nutritional status of people should be improved by providing basic facilities. Human Development Report. Human Development Report published by पहले से तो समझ लेते हैं सर। ये तो यूएनडीपी पब्लिश करता है ना। देखो क्या होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है या जो एरिया के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बढ़िया है, पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग। ऑब्वियसली थिंग्स आर देयर जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन वाटर है। हालांकि क्लीन वाटर तो आप खरीद सकते हो बाजार से, बट ऑब्वियसली वो आपकी नॉर्मल चीजों के लिए तो नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पीने के लिए तो बिस्लरी ले लिया, लेकिन नहाने के लिए तो बिस्लरी नहीं लेते ना आप, राइट। तो देयर आर थिंग्स, सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट बाय विद मनी, ठीक है। जैसे कि हमने दे रखा है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या समझते हैं कि वो कैसे अच्छी होंगी, कैसे सही होंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर वहां पर आपको
उसमें क्या करना है, कलेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, यानी सब लोगों के साथ मिलकर के एक पास चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अच्छा दे दे, किसी व्यक्ति को खराब दे दे। तो आपको उसमें क्या करेंगे कि अगर आप ये सोचेंगे कि भैया सबको अच्छा मिलना चाहिए तो हमें तब अच्छा मिलेगा, राइट, तो होगा क्या कि हम चीजों की क्वालिटी अपने ही लेवल पे साफ करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसान हूं तो मैं ये चाहूंगा कि भाई मैं खेती जो है उसमें वो केमिकल फ्री करूं, जिससे कि बेटर चीजें आगे जाएं और चीजें बेटर होंगी उससे। मान लीजिए मैंने अच्छा शुरू किया करना तो बाकी लोग भी मुझसे इंस्पायर होकर के आगे बढ़ाएंगे ऐसी चीजों को, तो एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और एकदम क्लीन लाइफ टू लिव मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, इसके लिए हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम सोचते हैं कि जो हेल्थ है और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल है वो इम्प्रूव करना चाहिए और उनको हम बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहे, मतलब उनको गुड अमाउंट ऑफ फूड और कहना चाहिए क्लीन फूड मिलना चाहिए, उनको मेडिसिन प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छा होना चाहिए वहां पर। ठीक है, कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा? और तनिष्क? Yes, sir. Human Development Report. Human Development Report published by UNDP compares countries based on the education levels of the peoples, their health status, and per capita income. Some data regarding India and its neighbor for 2011. रुक जाओ। Human Development Report published by UNDP compares countries based on education level of the people, their health status and per capita income. UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम अगर हम देखें इसके थ्रू पूरा ये रिपोर्ट बनाते हैं, किस किस बेसिस पे बनाते हैं ये लोग, कि एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, हेल्थ स्टेटस कैसा है और कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो हम देखें तो श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम है लगभग 5,000 अगर यूएस डॉलर की बात करें, इंडिया का 3,500 के आसपास, म्यांमार 1,500, पाकिस्तान 2,500, नेपाल 1,100 समथिंग, बांग्लादेश 1,500। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो इंडिया हैज लाइक 65% के आसपास है लाइफ में। लिटरेसी रेट की बात अगर हम करें 15 साल से ऊपर के लोगों की पॉपुलेशन में, सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक नीचे हैं सब उसमें, 62% के आसपास है हम लोग, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा नंबर कितना है? 134 है, राइट। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें लगभग 150, 170 कितना 177 कंट्रीज आर देयर इन दैट। ठीक है, तो उसमें 134वां नंबर आना कोई बहुत खुशी की बात तो है नहीं हमारे लिए, बट एनीवेज ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये शायद बदल रहा है। ठीक है सर, अभी शायद 128 हो गया शायद, सर 129 पाकिस्तान 29 या 128। हाँ, पाकिस्तान हम लोग से ज्यादा डेवलप्ड है। ज्यादा डेवलप नहीं है, पॉपुलेशन का रेशियो का अंतर है ना वहां पर। ओके सर। पॉपुलेशन थोड़ी उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ, वहां पर आबादी 20 करोड़ ही है, हमारी 130 करोड़ है। ये सर वो तो खत्म भी कर देते होंगे बीच बीच में। नहीं, मैं ये सब नहीं कहूंगा, तो जैसा भी है ठीक है। चलो पढ़ो बेटा आगे। Note as first SDI stands for Human Development Index. SDI ranks in above table are of 177 countries in all. Second, life expectancy at birth denote as the name suggests average expected length of life of a person at the time of birth. Third, gross enrollment ratio for 3 levels means enrollment ratio for primary school, secondary school and higher education beyond secondary school. Fourth, per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. SDR made it clear that what is important in development is what is beneficial to citizen of country. It is people, their health, their well-being, that is important. देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि जब वो पैदा होगा उसके टाइम पर उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, वो उस पे नाम से पता चल रहा है हम लोग को। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या चीज सर ऐसे कैसे पता चल जाती है कि आगे कितने साल जिएंगे वो लोग?
नहीं, कॉमनली लोग वहां पर कितना जी रहे हैं उस बेसिस पे। मतलब सर जरूरी अगर थोड़ी जो बच्चा पैदा हो रहा है 60 साल बाद ही, अगर अगर जैसे इंडिया में यहाँ पर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 65 है, ठीक है, इंडिया का। तो जरूरी नहीं थोड़ी हर आदमी जो पैदा हुआ 65 तक चलेगा। कुछ लोग पहले भी तो डेथ हो जाती है जिनकी, और कुछ लोग की बाद में भी 90-90 साल तक जाते हैं। तो क्या है ये एक्चुअल में एज ए कलेक्टिव होती है, हर एक व्यक्ति की नहीं होती है, एज ए कलेक्टिव होती है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो कितने साल तक जी रहे हैं एज ए कलेक्टिव, राइट। तो एवरेज इनकम भी वहां पे फैक्टर होता है। एक हद तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपके पास बेटर लाइफस्टाइल है जीने के लिए तो शायद आप अपने अगर कोई बीमारी हो भी जाती है, भगवान ना करे, तो आप उसे केयर कर सकते हैं, उस पर अपने से क्योर कर सकते हैं बीमारी को। तो हो सकता है आप कुछ समय तक ज्यादा जी जाए, ठीक है, लेकिन कुछ समय अगर ऐसा नहीं होता, आपके पास उतना एडवांटेजेस नहीं है, उसके बाद आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो शायद आप उतने समय तक ना जी पाएंगे। दूसरी चीज ये गरीबी है, गरीब होंगे तो आप ऐसी जगहों पर रहेंगे जहां पर उतनी साफ सफाई नहीं होगी, तो बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। बट अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि अमीर लोगों को नहीं डेथ होती है जल्दी, अमीर लोग भी बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। तो उनका तो मर्डर हो जाता है सर। नहीं वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नेचुरल डेथ की अगर मैं देखूं तो भी हो जाती है उनकी डेथ, क्योंकि बीमारियां इतनी हो जाते हैं। यस सर, मेंटल स्ट्रेस है ना भाई, किसी को आपका ये हो गया, शुगर हो गई, और अपना डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, हार्ट अटैक। और सर वही जोमेटो पर्सन वाला खुश रहता है। कुछ नहीं सर। जोमेटो वाला तुम सर क्या एक बकवास। मीम आया था ऐसे ही। ठीक है ज्यादा मीम पे मत जाओ, इधर देखो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? यस ठीक सर। है, यस आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर हो गया चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की रैंक पाकिस्तान से ज्यादा है कि पाकिस्तान से कम है वैसे? क्या जो एचडीआई रैंकिंग है पाकिस्तान से तो कम ही है हम लोग, मतलब पाकिस्तान से तो बेटर है हम लोग। सर, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए? ज्यादा क्यों होना चाहिए भाई? सर न्यूमेरिकली कम है सर, वैसे ज्यादा ही है। अरे 135 145 में कौन ज्यादा ऊपर होगा? सर 130। अरे भाई साहब, आप क्लास में टॉप कब करते हैं? जब आपकी रैंक 10 आती है कि आपकी रैंक 1 आती है? कब टॉप करते हैं? 1 सिंपल बात है। तो वही बात है, यहाँ पर रैंक जितनी कम उतने ही आप बेटर है। ओके सर। चलिए, कौन बच्चा पढ़ना चाह रहा है? नितिन कुमार लेफ्ट द मीटिंग। तो बच्चे हमारे तो जब भी आप कहते हैं ना कौन, हाँ, तो जब भी आप कहते हैं कि कौन पढ़ना चाह रहा है, नितिन कुमार हमेशा लेफ्ट करता है। ताकि मैं उसको ना बोल दूं। यस सर, ये मैंने नोटिस करा अभी। चलो देखते हैं। हिमानी, पीयूष, यस सर। पढ़ेगा बेटा? यस सर। शाबाश, पढ़ दो। Sustainable development suppose for the क्या पहले present। पढ़ दो एग्जॉशन। उसमें तो टेबल है। चलो तो मैं पढ़ देता हूँ उसको, तुम तो वेट कर लो। होता क्या है, सस्टेनेबल क्रूड ऑयल रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में रिजर्व्स जो हैं वो 752.5 मिलियन बैरल्स के आसपास, 1000 मिलियन बैरल्स हैं, ठीक है। दुनिया में अगर हम देखें, अगर टोटल नंबर ऑफ देखें तो लगभग 1400 मिलियन बैरल्स के आसपास हैं, जिसमें से लगभग 750 के आसपास, 752.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स वो हैं मिडिल ईस्ट के आसपास, और यूएस के आसपास है लगभग 32% के आसपास 1000 मिलियन बैरल्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो
ये नंबर ऑफ इयर्स कब तक ये लास्ट कब तक करेंगे, तो लगभग 80 इयर्स के आसपास तक तो मिडिल ईस्ट का, और लगभग 10-12 साल इसका। तो टोटल अगर वर्ल्ड में हम देखें तो लगभग 45-50 के आसपास ये इट विल लास्ट, ठीक है, अब से, यानी आने वाले 30-40 सालों में ये सब धीरे धीरे चेंज होने वाला है। चलो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पढ़ो बेटा। उसके बाद हम सब मर जाएंगे। मरेंगे क्यों, खत्म हो जाएगा तो अल्टरनेट एनर्जी पे जाएंगे, मरेंगे क्यों। सीएनजी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे व्हीकल चलेंगे, ऐसी चीजें आ रही है ना निकल करके। यस सर, यस सर। सर वैसे भी इलेक्ट्रिकल बाइक भी आ रही है। फिर उसके बाद सर खत्म हो जाएगी, फिर बिजली खत्म होने के बाद फिर दूसरे सोर्स पे जाना पड़ेगा सर, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ ऐसे ही चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ होगा चीजें। भाई हम लोगों ने पहले कोल इतना जला जला के यूज कर लिया, कोल लकड़ी हमने जला जला के जंगल खत्म कर दिए, फिर अभी हमें उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ्यूल को जलाना शुरू किया। अब फ्यूल के बाद कुछ और देख रहे हैं, सीएनजी वीएनजी पे आ रहे हैं, उसके अलावा फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी करके सारा खत्म कर देंगे। हाँ मेन चीज ये है कि हमको लगता है जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं ज्यादा जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम विंड एनर्जी पे नहीं जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर एनर्जी के थ्रू नहीं चलाएंगे, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें टफ होती जाएंगी। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। Sustainable development. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the level of the development are not sustainable. We have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children. Groundwater is an example of a renewable resource. This resource are replenished by nature as in the case of crop and plant. However, even these resource may be overused. For example, in the case of the groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this rescue. So resource होगा rescue की जगह से ऐसे. Now, renewable resources are those which will be exhausted after year of use. We have a fixed stock on Earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New source in this way add to the stock. However, over the time, even this will get exhausted. Sustainable development meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. देखो बच्चों, लास्ट क्लास में एक चैप्टर था ना, रिसोर्स इन डेवलपमेंट। यस सर। सब लोगों ने पढ़ा था? यस सर। यस सर। उसमें क्या था कि रिसोर्सेज को हम तभी लंबे समय तक चला सकते हैं जब हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म में यूज करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म क्या थी, कुछ कोई बताएगा? यस सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर एक कहता है कि हम जो रिसोर्स प्रेजेंट है रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन ना सर, वो ज्यादा एक्सप्लॉइट भी ना हो, मतलब हमारे जो नेचर है उससे हार्म ना पहुंचे, और सर फ्यूचर जनरेशन है सर उसके लिए भी रिसोर्स बच जाए, और सर रिसोर्स कंटेमिनेटेड ये कि मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे यूज ना कर पाए। देखो क्या होता है ना, ये जो इसमें एक लाइन लिखवाई है मैंने वो बड़ी सही है, और ये एक्चुअली मैंने पढ़ी थी आपके शायद 11th या 12th में चैप्टर है इंग्लिश में, उसमें एक जगह मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा था कि we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. मतलब कि हमने ये जो धरती है, ये दुनिया जो हमें मिली है, ये हमें पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि हमने क्या किया है, अपने आने वाली पीढ़ी से हमने ये उधार ली है। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी हो सके इसको आने वाली पीढ़ी तक बचा के रखें, राइट? अगर ऐसा हुआ कि उसके आने तक कोई मान लीजिए ऑक्सीजन ही नहीं रही, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नो सर, है ना? तो वैसे ही वाटर नहीं रहा अगर उस लेवल का, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे?
नहीं, No, sir. ठीक है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो उतनी यूज करें कि जितनी वो नेचुरल प्रोसेस में रिन्यू हो सके। मान लीजिए पानी की अगर हम बात करते हैं तो साल का दुनिया भर में जितना पानी यूज होता है उतना पानी अगर रेन के द्वारा वापस से चीजों में नहीं पहुंच पा रहा है, धरती के नीचे नहीं पहुंच पा रहा है, ग्राउंड वाटर उस लेवल पे वापस नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिल पाएगा। फिर चाहे कितनी भी बिस्लरी खरीद लेना, लेकिन मिलेगा नहीं पानी। वो एडवर्टाइजमेंट या वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और 20 रुपए देता है और फिर उससे एक बोतल मिल जाती है पानी की। फिर कुछ समय बाद 10 साल पर 15 साल बाद 100 रुपए देता है और एक बोतल मिल जाती है पानी पीने की। फिर वो 1000 रुपए देता है, फिर मिलती है वो बोतल। फिर 10,000 रुपए देता है, फिर मिलती है एक बोतल। फिर वो बोरी भर के पैसे लेके आता है, गड्डी गड्डी लेकर के, और कहता है पानी दे दीजिए, और बदले में उसे एक ग्लास भर के पानी मिलता है, बस बोतल नहीं मिलती, क्योंकि पानी है ही नहीं, वो उतना महंगा होता जाएगा। राइट, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सर हमने तो ऊंट वाली ऐड देखी है पानी की। हाँ, वो तो बिस्लरी की है, वो अलग है, वो सेव वाटर की नहीं है, वो बिस्लरी यूज करने की है। ठीक है, वो सेव वाटर कैंपेन था, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था, ये एडवर्टाइजमेंट क्या वीडियो टाइप का कुछ था। एक आपने और देखा होगा, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे बैठ करके बात करते होते हैं, तो बच्चा कहता है कि मम्मी मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है कि वो अभी उसकी मदद लेके अभी तो लेके दिया था तुमको थोड़े दिनों पहले। तो वो कहता है कि मम्मी मैं वो फुटबॉल खेलने चला गया था तो उसमें सारा यूज हो गया। सर ये तो देखा उसके है। पास ठीक है, नया लेकर के आएंगे, इसके लिए नया ऑर्डर कर दो ऑनलाइन आप, तो 2050 में दुनिया ऐसी हो जाएगी, ऐसा करके कुछ था। तो ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो गया था और पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था। तो सर वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इवोल्यूशन हो जाए और फिर जो है हम नाइट्रोजन से भी अपना मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस कर पाए। बेटा भाई इवोल्यूशन 1000 साल का प्रोसेस है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ 5 साल में हो जाएगा एवोल्यूशन, 10 साल में? नो सर मिलियंस ऑफ नो इयर्स। सर, ये तो यस सर। तो मिलियन ऑफ इयर्स में तक चलाने के लिए ऑक्सीजन है हमारे पास, उस पर लेवल पे काम कर रहे हैं हम? No, sir. नो सर। नो सर। कहीं ऐसा ना हो हम लोग नाइट्रोजन बन के हम लोगों का फ्यूल बन जाए बाद में, फिर दूसरी आने वाली जनरेशन हमें यूज करे जला जला के फॉसिल फ्यूल की तरह। सर मिलियंस ऑफ इयर्स बाद तो पता नहीं सर कैसे ह्यूमंस प्रकट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि आज हम अपनी प्रेजेंट में जो भी नीड्स हैं उनको हम पूरी कर लें, लेकिन साथ में जो आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स के लिए भी हम चीजें छोड़ दें। ठीक है, एक तरह से मतलब सर हमें प्लान करके चलना है रिसोर्सेज। ऑब्वियस वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, प्लान करके चलेंगे तभी तो होगा चीजें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताइए कौन सा पढ़ा जाएगा। ये समझ में आ गया ना चैप्टर पूरा? सर Yes, चैप्टर sir. खत्म हो गया? यस सर। पॉलिटिक्स। ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं अब। यस सर। चलो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस। No, सर पॉलिटिक्स करते हैं। सर हिस्ट्री करते हैं। सर सबका एक एक कर लेते हैं। पहले एक कर लेते, वही मैं बोल रहा था। सर हिस्ट्री कर लेते हैं। कैसे सर हिस्ट्री। सब पॉलिटिकल। रुको। अरे रुको। सर आपकी मर्जी। रुको जरा सब्र करो। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म करें? यस कर सर। लेते हैं सर। कर लेते हैं सर। यस सर। चलो पहले पावर शेयरिंग करते हैं फिर, ठीक है? सर जो आप कहोगे वही होगा। नहीं वो तो खैर सच्चाई है। जो बच्चे मुझे ऑफलाइन क्लास से जानते हैं वो जानते हैं कि क्लास में क्या चलता है। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। हाँ ठीक है। चलो पावर शेयरिंग, ठीक है। वैभव तू पढ़। ओके सर। वैभव विशाल। Overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power. एक सेकंड तेरा पावर डाउन हो गया। हाँ सर।
All right, go ahead. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the तेरा government. वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। एक सर हो मिनट, रहा है। 1 मिनट सर, 2 मिनट का गैप दो। वाईफाई का राउटर ऑफ कर। लेफ्ट ही कर दी। वो मुझे लगता है राउटर उसने ऑफ करवाया ना, इसलिए। कोई नहीं, अभी किसी और से पढ़वा लेते, फिर जब ज्वाइन करेगा तो उसको दोबारा से। सर मैं ओवरव्यू पढ़ दूं? सर मैं आगे दोबारा ज्वाइन करके। गुड इवनिंग सर। आ गया? हाँ, गुड इवनिंग, चलो शुरू करो। ओवरव्यू। ये आर्यन सही बोल रहा था, वो फिर से नितिन कुमार भाग गए, मेरे बोलते किसी और से पढ़वाते। है ना सर? मैंने अभी नोटिस किया इस चीज को। ठीक है, आपकी बार आने दे इसको, जैसे ही आएगा इसको उसी से पढ़वाऊंगा मैं। Overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to design of a democracy. In this and next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. Belgium and Sri Lanka. Belgium. Belgium is a small country in Europe. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about the half of the population of Haryana. Ethnic composition is very complex of the country's total population. 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. बच्चा यहीं पे रुक जा थोड़ा सा। ओके सर। हम इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, हम पिछले साल जो हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के नाम पे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसी को हम आगे परस्यू करेंगे। हमने लास्ट ईयर देखा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सारी पावर्स किसी एक आदमी या किसी एक ऑर्गन के हाथ में, किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं होती है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी ऑफ देम, राइट? और सर चिली के प्रेसिडेंट को मार दिया था। हाँ, हम क्या, वो बाद में देखेंगे, रुक जाओ। तो हम क्या देखेंगे कि बेटा मैं देखो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट? बट हमें ना वो एग्जांपल समझने हैं जो बेसिकली हमारे पेपर्स में आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है? An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. ठीक है? अब यानी कि हमें क्या समझना है कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो, अगर हम देखें तो पावर अगर शेयर होती है इनके थ्रू, तीन चीजों के थ्रू, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो काफी ज्यादा अच्छे से हम वो रन कर पाती है, वो डेप्थ में चली जाती है, किसी भी कंट्री के रूट्स तक चली जाती है डेमोक्रेसी। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा एग्जांपल जिसमें मंडल कमीशन का एग्जांपल था, याद है? Yes, sir. मंडल की कमीशन थी जिसने बहुत सारे सजेशंस दिए थे और उसने बोला था कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहिए और सर एससीबीसी के लिए उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए एससीबीसी के लिए। यस Yes, सर। sir. ठीक है, याद आया ना? यस सर।
ये बच्चा कौन है छोटा वाला? अरे किसकी बहन बोली? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें क्या था कि सबसे पहले मंडल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसको लेजिस्लेचर ने एक कानून की तरह से बना के पेश किया, एग्जीक्यूटिव्स ने उसे इंप्लीमेंट करने की बात की, लेकिन जब लोगों ने उसके लिए अगेंस्ट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने उसमें इंटरवीन किया और उससे कहा कि ठीक है, वैसे तो ये जरूरी है, लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों ने इसको ऑलरेडी लेकर के ऑलरेडी वो किसी अच्छे पौधे पर हैं या फिर वो कोई अच्छी जगह पर हैं, उनको पता है कि चीजें कैसे चल रही हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और एजुकेशन के लिए उनके पास अच्छे खासे चांसेस हैं, तो उनको नहीं मिलना चाहिए, मतलब क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका की अगर हम बात करें तो बेल्जियम की कहानी छोटी सी है। फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर लगता है, नीदरलैंड्स के, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर लगते हैं। छोटा सा कंट्री है यूरोप में, ठीक है। और उसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ के आसपास है, यानी अपनी हरियाणा की पॉपुलेशन का भी आधा। ठीक है। और एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स है। पूरे कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% के आसपास जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। बाकी के लगभग 40% के आसपास जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राइट, जिस जिस एरिया से जो लोग वो टच करते हैं वहां पर वही लैंग्वेज उस तरह से बोली जाती है। ठीक है। रिमेनिंग जो 1% के आसपास है बेल्जियन, वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है उसमें लगभग फ्रेंच बहुत कम, सॉरी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, 80% के आसपास फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन बाकी के 20% के आसपास जो है वो डच बोली जाती है वहां पर। ठीक है। तो ये एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। और हम देखेंगे इस कंपोजिशन के बारे में अगर हम देखें तो ये एक फ्लो चार्ट है। 60% के आसपास जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच बोलते हैं और वेलोनिया में जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं 40% के आसपास, और 1% के आसपास जर्मन बोलते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो वही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। ठीक है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, resented by Dutch speaking community who got benefit of economic development and education much later, led to tension between Dutch speaking and French speaking communities during 1950 to 1960। क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो काफी रिच थे, पावरफुल थे। ठीक है। और डच स्पीकिंग जो लोग थे वो उतने उनके पास उन्हें चांसेस नहीं थे, तो उनके डेवलपमेंट होने में समय लग गया। ठीक है। और एजुकेशन तक उनके पास पहुंचने में समय लग गया। तो उससे क्या हुआ, दोनों के बीच में एक एजुकेशन के बेसिस पर और एक पैसों के उस पर एक ईगो टाइप डेवलपमेंट हो गया दोनों के बीच में, और उनके कुछ बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। ठीक है। 1950 और 1960 के आसपास। ठीक है। ये हम जो रीजन देख पा रहे हैं वो बेल्जियम का पार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो वेलोन वाला इलाका है जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, और आपका फ्लेमिश रीजन है ये, यहाँ पर डच बोली जाती है। यहाँ वाला एरिया जो राइट साइड में हम देखते हैं मिडिल में, तो वो जर्मन स्पीकिंग एरिया है। और ब्रुसेल्स जो कैपिटल है यहाँ बीच में, यहाँ पर ये कैपिटल रीजन है जहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। ठीक है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, हाँ बच्चा। सर जो जर्मन बोलते हैं सर, उन्हें क्यों नहीं माइनॉरिटी में रखा है? नहीं देखो, ये तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा ना किस बेसिस पे क्या सीन है वहां का। श्रीलंका को पढ़ते जाने पर सर मैं पूछ रहा था कि जो जर्मन पीपल है उन्हें मतलब उन्हें रिसेंटमेंट नहीं था कि फ्रेंच ज्यादा पावरफुल है? वो थे ही बहुत थोड़े से, 1% के आसपास तो उनकी पूरी पॉपुलेशन है। वो क्या दूसरे से रिसेंट करेंगे, क्या अपने कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे बीच में। और सर जो मेजोरिटी मतलब जो डच लोग हैं वो वहां पे पिछड़े हुए क्यों है जबकि वो मेजोरिटी में है? और वहां के एक्चुअल मतलब वहां के आपने कहीं पर भी देखोगे बेटा कि जो लोग मेजोरिटी में हैं
आप कहीं भी देख लो, पुराने समय के जितने भी आपने अभी चैप्टर्स पढ़े होंगे पहले के, जो मेजोरिटी के लोग थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में थर्ड स्टेट थी, वो मेजोरिटी में थी, राइट। लेकिन उनके पास जो ऑलरेडी अमीर हैं, जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं, वो उनके पास उस लेवल का एजुकेशन और हेल्थ और बाकी सर्विसेज पहुंचने नहीं देते, तो उनकी पावर वो एक लेवल तक ही रहती है, धीरे 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 वो लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कुछ पूरी दुनिया में चला है। तो जर्मनी में भी ये स्थिति थी। फ्रेंच के साथ क्या स्थिति थी, फ्रेंच की जो यहाँ पर अगर हम बेल्जियम में देखें तो पॉपुलेशन का जो लेवल है वो ऑलरेडी वहां पे वो लोग अमीर हैं, ठीक है, जबकि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनको उतनी हेल्प नहीं थी, ठीक है। तो जिस वजह से चीजें उनके पास उतनी अच्छी नहीं हो पाई, ठीक है। ओके सर। श्रीलंका पढ़ दे बच्चा जरा। सर नितिन तो भाग जाएगा मेरा नाम लेते ही। नितिन, नितिन कुमार, मैं इसके पेरेंट्स को फोन करवाऊंगा, ये भाग जाता है बात सुन के। क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। चलो वैभव। यस सर। पढ़ दे बेटा तू ही। Okay, sir. Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. Composition: 74% Sinhala speakers, mostly Buddhist. 18% Tamil speakers, mostly Hindus or Muslims. देखो, इंडिया जब फ्री हुआ, डेमोक्रेसी आई इंडिया में, तो उसके आसपास इसके रीजन में भी काफी फ्रीडम आई। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज, जैसे कि आप देखेंगे पाकिस्तान इससे टूट के बना, श्रीलंका भी पहले से टूटा था, हालांकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा मिलियंस का और इसका। तो सेकंड वेव चल गया था। हाँ, वहां भी डेमोक्रेसी वहीं पर आई, ठीक है। म्यांमार भी उसके आसपास ही हुआ है। तो सारे कंट्रीज उसी समय पर धीरे धीरे फ्री होते हैं या डेमोक्रेसी पाई है वहां पर, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंहाला स्पीकर्स जो थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, 74%। तमिल स्पीकर्स जो थे मेजरली या तो हिंदू या मुस्लिम्स थे, और इनकी पॉपुलेशन 20% के आसपास थी। जिसमें कि अगर हम श्रीलंका तमिल्स की बात करें तो ये नेटिव कंट्री के नेटिव थे, ठीक है, और कंसंट्रेटेड थे नॉर्थ एरिया में और या फिर ईस्ट ऑफ एरिया कंट्री में। वहीं इंडियन तमिल्स की अगर हम बात करें, जो कि इंडिया से माइग्रेट करके गए थे तो कॉलोनियल टाइम्स पर, वो 5% के आसपास है पॉपुलेशन का, ठीक है। 7% जो बचे हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि वो बोथ तमिल एंड सिंहाला वो दोनों में है, ठीक है। वो दोनों लोग बचा हुआ है, बट वो दिया नहीं हुआ कि कौन थे। क्या चीज? जैसे कि अगर हम एथनिक कंपोजिशन देखें श्रीलंका की, तो अभी भी 1% रहता है, बट वो चैट में गिवन कि 1% क्या। वॉइस क्लियर नहीं, मुझे कट रही है आवाज, क्या बोल रहा था सर ये मैं भी सोच रहा था कि वो 1% जो बाकी का बच गया श्रीलंका में, वो कौन लोग हैं? अच्छा, ये बेटा अलग अलग कम्युनिटीज होती है ना, मान लीजिए जैन हो गए, क्या पता, या फिर कुछ एथीस्ट भी होते हैं, या फिर और भी जैसे ज्यूज हो गए, या फिर आपके और भी बहुत सारी होती है ना कम्युनिटीज जो किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं कर रहे। एससी एसटी तो कोई कम्युनिटी रिलीजन के बेसिस पर नहीं है ना। मतलब सर ऐसा ही कोई अंडर डेवलप्ड ट्राइबल कम्युनिटी एसटीज को हम मान सकते हैं, एससीज को नहीं मान सकते, लेकिन एसटीज को हम मान सकते हैं। जो ट्राइबल्स हैं वो भी हो सकते हैं उसमें, है ना। ओके सर, मतलब सर उनका डेटा नहीं गिवन है, वो पता ही नहीं है। डेटा गिवन नहीं होगा क्योंकि वो इतने ज्यादा इसमें वो नहीं होंगे, कहना चाहिए। जैसे जर्मन का वहां पर बताना बेल्जियम में इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जर्मनी एक अच्छा कंट्री है यूरोप का, और वहां की लैंग्वेज बहुत प्रभाव डालती है किसी भी जगह पर। लेकिन यहाँ पर उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो कई सारी कम्युनिटीज मिलकर बना रही होंगी ना, शायद वो 1% भी,
हो सकता है वो 1% जो है वो 3-4 कम्युनिटीज मिलके बना रही हो, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा उतना। ठीक है, ओके सर। चलिए, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अत्री यस सर। पढ़ दे जरा। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इंडिपेंडेंट। जोर से, वॉल्यूम नहीं आ रहा तेरा। एक मिनट सर, मैं आवाज बढ़ा लूं। Sri Lanka independent in 1984. Second, Sinhala community wanted to dominate the government by virtue of their majority. Third, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, disrespecting Tamil. Professionals pre-operational policies for Sinhala community. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. And these measures created sense of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt discrimination in getting jobs, equal political rights being denied. Therefore, tension between Sinhala and Tamil communities. Sri Lankan Tamils launched parties and struggles. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil land. बेटा तेरी वॉल्यूम फिर चली गई। Tamil in northern and eastern part of Sri Lanka. District increased, turned into civil war. Thousands of people killed. Many families forced to leave the country. Loss of livelihood. सर पढ़ दिया। हाँ बेटा पता है मुझे। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पे से गलती हो ना ये यहाँ पे श्रीलंका वाला। हाँ हाँ वो 48 की जगह 84 लिखा हुआ है गलती से, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, कौन बच्चा है जो इसको बताएगा क्या है मेडिटेरियन? कोई है? नहीं तू नहीं। तनिष्क। यस सर। बता बेटा चल। मेजोरिटेरियन सर इट इज अ काइंड ऑफ फीलिंग सर, जिसमें सर कोई भी पीपल है सर, मान लो अगर रिलेटिवली अदर कम्युनिटी सर रिच है, पावरफुल है, तो सर वो सर ऐसा उसका बिलीफ है कि वो ये मानता है कि मैं पावरफुल हूँ उनसे, मतलब माइनॉरिटी से, तो मैं उन पर अपना हक जमाऊंगा और मैं रूल बनाऊंगा, उन पर थोपूंगा और उन्हें वो रूल फॉलो भी करने पड़ेंगे क्योंकि पावरफुल सर वो है, दूसरा आदमी है। होता क्या है कि मेजोरिटेरिज्म के एक मतलब ये है कि जो भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं किसी एरिया में, वो कोशिश करेंगे कि हम डोमिनेंस रखें उस एरिया पर, बिकॉज ऑफ वी आर द मोर इन नंबर ऑफ पीपल देयर, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, कुछ लोग अमीर होते हैं और उनके पास पावर पहले से होती है, तो वो चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल अपना वो रखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेजर्स की बात करें, 1957 में 1956 में द एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे क्या हुआ, सिहाला चूंकि नंबर्स में ज्यादा थे तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी अपनी मर्जियां चलाएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि वो एक तरीके से तमिल के लिए डिसरिस्पेक्ट था भाई, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनको बुरा लगा। प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स फॉर सिहाला कम्युनिटी, उनको सिहाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस देने की बात की गई कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, और चूंकि ये बुद्ध रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, तो इन्होंने कहा कि जो स्टेट का होगा वो जो उसका एक प्रोटेक्ट करेगा और फोस्टर करेगा बुद्धिज्म को, यानी लोगों को प्रचार प्रसार करेगा और उसको सेफ गार्ड करेगा। ठीक है, अब श्रीलंका तमिल जो थे उन लोग को बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इसमें फेस करना पड़ा, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल राइट्स उनके डिनाई किए जा रहे थे, तो एक टेंशन दोनों के कम्युनिटीज के बीच में शुरू हो गया, सिहालाज और तमिल कम्युनिटीज के बीच में।
श्रीलंकन तमिल लॉज पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, उन लोगों ने क्या किया, नई पार्टीज बनाई, स्ट्रगल शुरू कर दिया। 1980s तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिलियन एल्म, यानी उनको एक अलग स्टेट चाहिए था इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, distrust increased, turned into civil war, thousands of people killed, many families forced to leave the country, loss of livelihood। इसमें आपने देखा होगा एक समय पर हमारे प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो गए थे, मिस्टर राजीव गांधी जी, और इसी वजह से एक लिट्टे ग्रुप है, आप अगर आपने पता हो तो वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, Yes, sir. और उन्हीं की वजह से ही वहां पर कहते हैं कि लिट्टे ने ही महात्मा इनका राजीव गांधी जी को उनका मर्डर किया। ठीक है, दे किल्ड हिम, ऐसा कहा जाता है। Sir, राजीव गांधी रिलेटेड तो क्या सर अभी आपने क्या समझाया, मुझे समझ नहीं आया। राजीव गांधी रिलेटेड जो आपने बताया अभी। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने भारत के, तो पड़ोस में एक कंट्री है श्रीलंका, ऑब्वियसली जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वहां पर टेंशन चल रहा था तमिलियंस के बीच में और सिंहालियंस के बीच में। तो उन लोगों ने क्या किया कि राजीव गांधी जी ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो जो पीस आर्मी करके वहां पर उन्होंने भेजी है, और उस वजह से क्या हुआ कि वहां के तमिलियंस थे, लिट्टे ग्रुप वाले लोग, वो उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया राजीव गांधी जी का। ऐसा हुआ था। ओके सर। सर राजीव गांधी जी का तो प्लेन के हादसे में मौत हुई थी ना उनकी तो? नहीं बेटा, संजय गांधी जी सर उनको बम्बार्ड किया गया था। ओ हाँ सर, वो जो उनके पैर छूने आई थी, सुसाइड बॉम्बर पैर छूने आई थी और उस तरीके से डेथ हुई थी। वो सर संजीव गांधी की डेथ हुई थी ना प्लेन क्रैश से। तो क्या संजीव गांधी की डेथ हुई थी ना प्लेन क्रैश से? हाँ, संजय गांधी, हाँ वही संजय गांधी ना। यस सर, सॉरी सर अकोमोडेशन सर बट उन्होंने उनका मर्डर क्यों किया लिट्टे वालों ने? क्योंकि वो उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ मिलके। अच्छा सर, ओके। सर वो 400 से भी ज्यादा सीटों से जीते थे संजीव गांधी। संजीव नहीं, राजीव। यस सर, राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई उसके बाद। यस सर, मजा आ गया था। आई थी ना वो तो गांधी, इनके इंदिरा गांधी के उसमें तो उनको वो मिला था बेनिफिट ऑफ सिंपैथी, इसलिए। यस सर। चलिए अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करेंगे। कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा? कृष्णा त्रिपाठी has left the meeting. सर ये पिछली बार भी लेफ्ट कर गया था। आर्यन पाठक, बेटा तूने तो पढ़ लिया ना? यस सर। तो रुक जाना, और लोगों को चांस देने देना। आदित्य सिन्हा, चल पढ़ बेटा। Yes, sir. Accommodation in Belgium. Belgian leaders recognize the existence of regional differences and cultural diversities, amended the constitution 4 times between 1970 and 1993 so as to work out an arrangement that would be more equitable. Some elements of the Belgian model. First, constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Second, many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Third, Brussels have a separate government in which both the communities have equal representation. Fourth, third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, and German speaking, no matter where they live, had power regarding culture, language, and education related issues. Thus, the model helped in avoiding civic strife between the two major communities. सर सिविल वॉर भी पढ़ना है? हाँ, इसका ये तो बस एक ये है कि क्या होता है सिविल वॉर, a violent conflict between opposing groups within a country that becomes too intense that it appears like a war. सर एनआरसी के टाइम पे भी जो हुआ था उसे सिविल वॉर बोल सकते हैं? एनआरसी सीए वाला नहीं, सर मतलब सर दंगों का अगर बहुत ज्यादा इग्नाइटेड वर्जन हो तो उसे सिविल वॉर कहेंगे। देखो दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है बेटा।
सर अब फिर सिविल पाकिस्तान वॉर का में एग्जांपल देंगे ना, जैसे वहाँ पर सिविल वॉर में टू कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम होती है एक दूसरे की वजह से। एनआरसी में प्रॉब्लम या सीएए में प्रॉब्लम, जिन लोगों को प्रॉब्लम थी या है, उन लोगों को दूसरी कम्युनिटी की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स की वजह से प्रॉब्लम है, राइट। तो पहला थोड़ा सा तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, अगर हम यहां देखें तो दोनों में से कोई भी कम्युनिटी ये कोशिश नहीं कर रही है कि दूसरी कम्युनिटी खत्म हो जाए, राइट। जैसे वहां पर सिंहालास कोशिश कर रहे थे कि तमिलियंस एकदम सप्रेस हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं सोच रही थी, ना तो सीआईए को प्रोटेस्ट करने वाले उसके खिलाफ या ना सीआईए को बैकअप करने वाले। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि सामने वाली कम्युनिटी खत्म हो जाए, ठीक है। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि दंगा जो भी था वो मुझे लगता है कि शायद प्लान्ड था, ठीक है, और उतना वो उससे नहीं हुआ कि वो एकदम से निकल के कोई चीज आ गई, वो मेरे हिसाब से प्लान्ड था, ठीक है। तो जैसे भी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात अगर करेंगे तो वहां पर बेल्जियम के मॉडल की अगर हम देखें तो वो कुछ काफी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि उन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 बार के आसपास वो उन्होंने अमेंडमेंट किया, ठीक है, कि वो चीजें ज्यादातर इक्विटेबल रहे और चीजें ज्यादा सही रहे। जिसकी अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज, उनके जो मिनिस्टर है वो इक्वल रहे, यानी किसी का भी ऊपर किसी का प्रभाव बढ़े ना, कोई मेजोरिटी में ना चला जाए, राइट। दूसरा, many powers to the central government have been given to the state governments of the two regions of the country, यानी दोनों एरिया के जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको enough of power दे दिए गए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के आसपास आ गई थी। ब्रुसेल्स की जो थी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जो कि दोनों कम्युनिटीज को स्पेशल इक्वल रिप्रेजेंटेशन देती थी। ये नहीं है कि वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है या डच स्पीकिंग कम है तो उनको फ्रेंच को ज्यादा वो लेवरेज दे दे, या डच स्पीकिंग ज्यादा है कम है तो उनको लेवरेज दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस community government is elected by people belong to one language community, Dutch, French या German speaking, no matter what they where they live, had power regarding culture, language and education related issues। मतलब अगर कोई फ्रेंच है वो डच एरिया में रहता है तो उसके पास भी स्पेशल राइट्स थे कि वो अपने कल्चर, लैंग्वेज या एजुकेशन के रिलेटेड इश्यूज को रेज कर सके और चीजों को वो सॉल्व करवा सके। इससे क्या हुआ कि उनके बीच में कोई सिविल वॉर जैसा कुछ नहीं हुआ, राइट। तो इससे हम क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या लेसन हमें से सीखने को मिलता है स्टोरीज से हम देखें तो कि सर डिस्ट्रीब्यूट करना सर बेस्ट स्टेप है आपस में। यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन। सिंपल सी बात है भाई, जिस देश में लड़ाइयां कम होंगी, जिस घर में लड़ाइयां कम होंगी, वो घर ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक्स बच्चा है कोई, उसके घर में लड़ाइयां चल रही हैं, कभी पड़ोसी से लड़ाई चल रही है, कभी घर में लड़ाई चल रही है, कोई किसी को गोली मार रहा है, किसी को डंडा मार रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चा वो पढ़ पाएगा क्या? नो सर। फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही किसी कंट्री में फाइट चलता रहेगा आपस में, चाहे इंटरनल फाइट हो या बाहर से, तो कोई लोग फोकस नहीं कर पाएंगे ना कंट्री डेवलपमेंट पे। सरकार कहाँ फोकस कर पाएगी? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे एक चीज में अच्छी लगती है कि ये यूजुअली वॉर्स को प्रमोट नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि इंडिया जितना वॉर से दूर रहे उतना बेटर है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हालांकि एक चीज है कि कई बार हमें स्टैंड लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर उरी की बात करें या बालाकोट की स्ट्राइक की बात करें या फिर जो भी चीजें हुई हैं, या फिर चाइना के साथ हमारा रिटेलिएशन हुआ है उसकी बात करें, तो वहां पर स्टेप्स लेना हमारे जरूरी था, क्योंकि अपनी टेरिटरी तो फ्री में नहीं छोड़ देंगे ना किसी के लिए, लेकिन तो सिक्योरिटी तो होना। गवर्नमेंट का एक मेजर दायित्व क्या है? सिक्योरिटी ऑफ कंट्री एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो वो तो कर रही है अपना, लेकिन आगे से किसी से वॉर नहीं करना चाहता। और ये सबसे अच्छी खासियत है इंडिया की, कि आप देखेंगे कि किसी ने भी ऐसा करके किसी कंट्री पे इस तरह से डायरेक्ट रूल करने के लिए अटैक नहीं किया या लूटने के लिए अटैक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट होना चाहिए पावर शेयरिंग का दोनों के बीच में, कि भाई ठीक है, तुम भी प्रॉस्पर करो, हम भी प्रॉस्पर रहें,
तुमको भी एजुकेशन मिले, हमको भी मिले, तुमको भी हेल्थ मिले, हमको भी हेल्थ मिले, तो इस तरह से एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में रहेगा, तो वो बेहतर होगा पावर शेयरिंग के लिए भी और पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है सर, इसके बावजूद भी सर श्रीलंका से ऊपर है एसडीआई रैंक में। उसके रीजंस अलग है ना एजुकेशन की वजह से, और वो तो कॉन्फ्लिक्ट अब काफी हद तक समाप्त भी हो गया था। राजीव गांधी की डेथ के बाद काफी हद तक चीजें सुधर गई, जब पीवी नरसिम्हा राव वगैरह आए हैं चीजें सुधर गई हैं। सर अभी नितिन सर कुमार आप ने सर प्रेजेंट दोबारा एक किया। बार स्क्रीन प्रेजेंट कर दो सर, क्योंकि फिर रिकॉर्ड सर आप यस सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी तो इससे सर अभी उसने दोबारा प्रेजेंट किया और अब उसे रिमूव कर दिया गया है। क्या चीज? सर आप प्रेजेंट बंद कीजिए और दोबारा स्टार्ट कीजिए, वरना रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपकी पीडीएफ जो खोल रखी है। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, दोबारा स्टार्ट करना है। यस सर। तो जो नितिन है ना उसने कर दे। क्या करा नितिन ने? सर नितिन कुमार प्रेजेंट ने अभी करी तो present आपकी किया। हट गई। प्रेजेंट कर दी ना तो सर आपकी हट गई। यस, उसके बाद उसे निकाल दिया गया। यस सर। किसने निकाला? सर एडमिन ने। एडमिन ने। अच्छा, केल्विन एडमिन। ठीक है ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो अब ये डिजायरेबल क्यों है, क्यों हमें पावर शेयरिंग चाहिए? एक एग्जाम, दो तरह के रीजन होते हैं सर, प्रूडेंशियल रीजन और फिर सर दूसरा रीजन Moral होता है मोरल रीजन। तो वो हम पढ़ेंगे दोनों में क्या क्या है। ठीक है, तो कौन बच्चा है जो पढ़ना चाहेगा? प्रांतिका? यस सर। पढ़ दे बेटा। Why power sharing is desirable? There are two reasons for it. Prudential. First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between two social groups. Second, ensures stability of political order. Moral. Third, power sharing is the very spirit of democracy. Fourth, a legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. Forms of power sharing. First, power sharing among different organs of government. Second, power sharing among governments at different levels. Third, power sharing among different social groups. Fourth, power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. First, power is shared among different organs of government, such as the legislature, executive, and judiciary, known as the horizontal distribution of power, allow different organs of government placed at the same level to exercise different powers, ensures balance of power. System of checks and balances. Ministers and government officials are responsible to the parliament or state assemblies in a democracy. Though judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislative. Second, power is shared among government at different levels. General government for the entire country and government at the provincial or regional level. Second, general government, usually called federal government, in India called central or union government. Provincial level, called by different names in different countries, in India called state governments. बस बच्चा ठीक है। यहां से हम फिर से ऊपर से समझ के इसको आएंगे। ठीक है, इसको समझना बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी, लाइक हाउ इट फ्लोज, राइट? पावर कैसे फ्लो करती है हम उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, टू रीजन है मेजरली इसके। प्रूडेंशियल पहला एक रीजन है, राइट? द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, मतलब कि सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होगा उससे। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्डर का जो मॉरल है वो स्टेबल रहेगा। तीसरा, पावर शेयरिंग का जो स्पिरिट है वो डेमोक्रेसी का वो पावर शेयरिंग है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी अच्छे से रन कर पाएगी क्योंकि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में, एक ग्रुप के हाथ में नहीं होगी, तभी अच्छा होगा। ठीक है,
लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है इज वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, यानी जो सिटीजन ऑफ कंट्री हैं उनके पास एक पार्टिसिपेशन हो, उनके पास एक स्टेक हो सिस्टम में गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। जैसे कि हमारे अगर हम देखें तो हम वोट करके गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तो इट इज अ वेरी ग्रेट स्टेक इन द सिस्टम ऑफ कंट्री, राइट। नंबर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में अलग अलग पावर शेयर हो। दूसरा, डिफरेंट लेवल पर पावर शेयर हो। तीसरा, अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर हो। और हम ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर किसी प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट कंट्रोल वगैरह में भी ये पावर शेयर होती रहे, ठीक है। अगर हम देखें पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के अगर ऑर्गन की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल वे में इन तीनों को हम देख सकते हैं, ठीक है। These three institution work on different level, like judiciary जैसा मैंने पहले बताया है, सॉरी लेजिस्लेचर क्या करता है, किसी भी लॉ को या रूल को बनाता है या एडिट करता है या डिलीट करता है। एग्जीक्यूटिव उसको अमेंडमेंट में लाता है, इंप्लीमेंट में लाता है, और जुडिशरी उसको चेक करता है दैट इट इज नॉट लाइक बैड फॉर द पीपल, violating constitution, violating any fundamental rights or any thing, or is harming the people of country, right? तो ये बैलेंस ऑफ पावर के इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अगर हम बात करें तो मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज इन अ डेमोक्रेसी। ये हम पढ़ चुके हैं कि मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट होते हैं वो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? यस सर। पार्लियामेंट, और ये वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट असेंबली के लिए जो होते हैं, कोई भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। थ्रू जजेस, दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। दोनों ही, क्योंकि जजेस क्या होते हैं, जजेस को कौन वो अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, उन लोगों को ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं वो उसको चेक कर सकें, ठीक है। और सर वो अकाउंटेबल भी नहीं होंगे उन एग्जीक्यूटिव के लोगों को जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट, मतलब उन्हें अपॉइंट किया था। बिल्कुल, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उनके लिए अकाउंटेबल भी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, इतना जरूरी है उन्हें चेक कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर शेयर कर रहा है पावर, ठीक है। अब गवर्नमेंट पे डिफरेंट लेवल्स पे अगर हम करें, ठीक है, तो वर्टिकल लेवल पर हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई जो जनरल गवर्नमेंट, कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके एक अलग अलग कैसे आपस में रेशियो चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, इन इंडिया कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। प्रोविंशियल लेवल पर अगर हम देखें तो उससे स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होती है लोकल गवर्नमेंट से, राइट। So local government is answerable to state government, which is answerable to central government. सर तो इंडिया के लिए बात हो रही है ना स्पेसिफिकली, तो इंडिया, हाँ ये इंडिया के लिए। यस सर, ठीक है। तो सर इंडिया सर फेडरलिस्ट कंट्री तो है नहीं सर, इंडिया फेडरल तो है, हमारा यूनियन है, कंट्री जो हमारा है वो यूनियन है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल है, याद रखेंगे, ठीक है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कौन पढ़ेगा बच्चा? सर मैं। तू पढ़ चुका है ना पहले? सर इस क्लास में नहीं पढ़ा मैं। इस क्लास में नहीं पढ़ा तो चल पढ़ दे। Among different social groups such as the religious and linguistic groups, example community government in Belgium. Second, in some countries there are constitution and legal arrangement where socially weaker sections and women are represented in legislature and administration. System of reserved constituency. पढ़ दिया ये वाला तो पढ़ दे, नीचे वाला पढ़ दिया। अच्छा। Fourth, influence of political party, pressure groups and movements. In a democracy,
Power is shared among different political parties in the long run. Sometimes these kind of sharing can be direct. Example, coalition governments. Interest group. Example, trader, businessman, industrialists, farmer, worker, all have share in government power. Either though participation in governmental community or brining influence on the decision making process. सर ये वाला भी पढ़ दिया. हाँ बच्चा, पता है मेरे को. चलो इसको ऐसे देखते हैं. सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे तो कई तरह के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे रिलीजियस सोशल ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए. ठीक है, अगर हम देखें तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से सोशल ग्रुप ही था. बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, याद है, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए थी. लाइक फ्रेंच कम्युनिटी के लिए फ्रेंच हो गई, फ्रेंच स्पीकिंग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए, और डच के लिए डच गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in legislature and administration. System of reserved constituencies. इंडिया में भी ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेट सीट्स पर या फिर कुछ कुछ सीटों पर वो डिक्लेयर कर दी जाती. आपको याद है कि जब हम नेशनलिज्म की बात पढ़ रहे थे, इंडिया नेशनलिज्म इंडिया में, तो पूना पैक्ट कुछ याद आया? Yes sir, B.R. Ambedkar पैक्ट साइन हुआ था. सर इसमें दलित को सर असेंबली में उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था स्पेशल. स्पेशल इलेक्टोरेट मिल रहा था उन्हें. तो फिर महात्मा गांधी ने बोला कि मैं जो है फास्ट करूंगा और मर जाऊंगा अगर ये वापस नहीं लिया गया डिसीजन. तो उसके बाद फिर सर बहुत देर तक क्लैश होने के बाद B.R. अम्बेडकर उनके साथ जो है पूना पैक्ट में आए 1932 में. हाँ, लेकिन अब तुम इसके बेसिक्स को क्या समझ रहे हो वो समझो. पहले होता क्या था कि उन्होंने कहा था कि हम स्पेशल इलेक्शन इनके लिए रखेंगे और उन सीट्स पे वही लोग वोट करेंगे जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो SCs को बिलोंग करते हैं. खड़े भी वही होंगे और वोट भी वही करेंगे. तो गांधी जी ने कहा कि इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे के बीच में कम्युनिटीज में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रस्ट शुरू हो जाएगा, देश का एकदम बर्बादी हो जाएगी. तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं मर जाऊंगा अगर तुम नाटक करोगे तो मैं भूख पे हड़ताल पे जा रहा हूँ. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, पूना पैक्ट में हमारी बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको इलेक्टोरेट तो हम दे देंगे सेपरेट, मतलब उसमें ऐसा तो कर देंगे कि आपको सीट्स तो रिजर्व कर देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में आपकी, कि भाई इतनी सीट्स पे सिर्फ इसी कास्ट के, इसी कम्युनिटी के, इसी क्रीड के लोग खड़े होंगे, लेकिन वोट उन्हें सब लोग करेंगे. ठीक है, आपको इससे मतलब है ना कि आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए असेंबली में, तो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा. उस सीट्स पे आप ही खड़े होगे, चाहे वो कोई भी बंदा खड़ा हो, आपकी कम्युनिटी का ही खड़ा होगा, फिर चाहे उसे वोट कोई भी करे, लेकिन जीतेगा तो आपकी कम्युनिटी का ही, कोई भी जीते उनमें से. ठीक है, तो वो चीज उन्होंने वहां पर की थी. वुमेन के लिए भी वहां पर वो सीट्स रिजर्व होती हैं. ठीक है, नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स. तो अगर हम बात करें कि इनका इन्फ्लुएंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज का, प्रेशर ग्रुप्स का या मूवमेंट्स का जो ग्रुप होता है, तो हम देखते हैं इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन लॉन्ग रन. क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी पावर्स में रहती हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई और, कभी और कोई. ठीक है, स्टेट्स में तो अलग अलग स्टेट पार्टीज भी होती हैं. समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट. यानी जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने कल भी, मैंने उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था, अलग अलग कोएलिशन, पहले भी आपने पढ़ा होगा आपने क्लास में 9th में. कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, अलग अलग पार्टीज मिलकर के अगर वो मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में वो प्रूव करना चाहती हैं और वो मिलकर के अलायंसेस बनाती हैं. जैसे इंडिया में 2 मेजर अलायंसेस हैं, यूपीए और एनडीए. यूपीए कांग्रेस और सर एनडीए सर बीजेपी और सर नेशनल डेमोक्रेटिक हो गया, वो बीजेपी लेड हो गया. ठीक है, यस सर. नाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनका भी गवर्नमेंट में शेयरिंग होता है. ठीक है, ये लोग भी अपनी बात कह करके इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर अभी हम देखें तो किसान क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना अपनी बात को मनवाने के लिए. ठीक है, तो इस तरह की चीजें लोग कर सकते हैं, बट विद इन दी कहना चाहिए कि संविधान के उसमें फ्रेमवर्क. हाँ, ये नहीं है कि आप जाकर के दंगे करना शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो, देन यू आर आउटरेजिंग दी पावर गिवन टू यू, और फिर उस केसेस में आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है चार्जेस लगा करके वो कुछ भी स्टेप लेगी आपके ऊपर.
ठीक है, ठीक है सर ये भी खत्म हो गया है ना? हाँ बच्चा, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में ही नेक्स्ट क्लास को करेंगे। हाँ बच्चा। सर प्री बोर्ड 1 में मेरे सवाल आया था एक्सप्लेन एनी 5 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो सर मॉड्यूल में तो 4 ही लिखे हुए हैं, तो 5वां क्या लिख सकते हैं सर? 5 लिखे हैं बेटा, 4 कहाँ लिखे हैं? सर 4 ही लिखे हैं मॉड्यूल में भी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सर मेरे प्री बोर्ड 1 में 5 आ गए थे लिखने को। रुक एक सेकंड दे मेरे को। क्या है देखो, पहला हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में है, दूसरा डिफरेंट लेवल पर है गवर्नमेंट में, सोशल ग्रुप्स के थ्रू है, फोर्थ में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कर सकते हैं, और फिफ्थ में हम प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में कर सकते हैं। ऐसे कर देना, ठीक है। बाकी अगर इसका कोई स्पेशल आंसर है तो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चा, तो एक काम करें फिर आज के लिए 3 मिनट में क्या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर? यस सर, फिर वो बीच में छोड़ना पड़ा। हाँ 2 मिनट या 3 मिनट बचे। हाँ बेटा। सर मैंने ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन सर दिया है, वो एक बार आप देख लो। मैं देखता हूँ बच्चा, मैंने देखा नहीं अभी तो। किसने दिया? आर्यन पाठक ने? यस सर। President declares emergency when Prime Minister advises him to do, Parliament advises him to declare, the Council of Ministers in writing advises to him to do, Home Minister asks him to declare। तो तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी? यस सर। डिपेंड करता है बेटा। सर बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर एक बार आप बता दो। देखो क्या होता है कि जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं ना, अब इसमें मेरे को एक मिनट दे, मैं देख करके बताता हूँ तेरे को एग्जैक्टली। टाइम लगेगा अभी। जब देखो कैबिनेट क्या होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, जब उनको रिटन में रिक्वेस्ट देती है ना बेटा, तब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी को। यानी इसका आंसर हो गया सी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राइटिंग एडवाइजेस हिम टू डिक्लेयर इमरजेंसी। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चा। सर मतलब जो पहले इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी करी थी बताएगी, तो वो उन्होंने कैबिनेट नहीं किया था प्रेसिडेंट को, कैबिनेट में लिख के दिया था ना राष्ट्रपति को। ठीक है, और एक बच्चों आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट।